नमस्कार मेरे साथियों। आज पूरा भारत उबल रहा है। सभी शहरों में गांव गांव तक इसकी चर्चा है कि प्रतिभावान छात्रों का गला घोंटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरा देश उबल रहा है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़ी लंबी चर्चा हुई, बहस हुई और फिर 11 तारीख को इस पर जजमेंट होगा। लेकिन मेरा मानना है, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जो घटनाएं घट जाती है, जो घटनाएं घट जाती है, उसका कोई न्याय नहीं मिलता है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों न दौड़े। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इन नारों से, इन स्लोगन से पूरा देश गूंज उठा है। देश के कोने कोने से प्रतिभावान छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, ये स्लोगन, ये नारा लगाते हैं, जंतर मंतर पर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर छात्रों की भीड़ है। कई शहरों में इसकी आवाज गूंजती है। क्या? वी वांट जस्टिस। मेरे मित्रों, विज्ञान के आप छात्र हैं, कोई आर्ट का या कोई सोशल साइंस का छात्र नहीं है। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ नीट, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी आप फिजिक्स भी जानते हैं, केमिस्ट्री भी जानते हैं, बायो भी जानते हैं। मेरा मानना है कि घटनाएं जो घट गई, उस दिन ही आपको न्याय जो मिलना है, न्याय जस्टिस जो मिलना है, वो मिल गया। अब दौड़ लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यह सिर्फ एक परेशानी का कारण है। ये बात विज्ञान के छात्र समझेंगे। जो घटनाएं आपके साथ घट गई, उसका न्याय उसी दिन मिल गया कि आपके साथ घटनाएं घट गई। सपोज दैट, आप एग्जाम्पल से बात को समझिए कि किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने आपके पीठ पर चाकू घोंप दिया, आपके पीठ पर खंजर घोंप दिया, राइट? और फिर वह मित्र कहेगा कि मैं डॉक्टर के यहां ले जाकर, हॉस्पिटल में ले जाकर आपका इलाज कर देता हूं, आपके लिए बैंडेज पट्टी की जो खर्चे हैं सब मैं दूंगा। ले भी मैं जाता हूं हॉस्पिटल तक। आपके इलाज जब तक चलेगा तब तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा। आपकी पूरी देखभाल डॉक्टर के निगरानी में होगी।
और रात्रि के समय आपका पैर भी मैं सहला दूंगा। ये बात आपके मित्र कहेंगे, वो मित्र जो आपके पीठ पर खंजर घोंपे हैं। क्या आपको न्याय मिल जाएगा? क्या वो मित्र आपको इतना देने के बाद ये कहे कि मैं बहुत कुछ आपके लिए किया, मुझे न्याय मिल गई? नहीं मेरे मित्रों, जो शरीर आपका था वो नहीं लौटेगा, जो आपने दर्द झेला वो नहीं लौटेगा, आपका जो समय बर्बाद हुआ वो नहीं लौटेगा, आपने जो दर्द हॉस्पिटल में झेला वो नहीं लौटेगा। वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। घाव ठीक होने के बाद भी वहां दाग रह ही जाएगा, ओरिजिनल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि आपके साथ न्याय कभी नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा। घटना घटते समय ही आपके साथ जो होना था हो गया, वही न्याय है। इसके बाद तो मलहम पट्टी लगाने वाली बात है, बहाना बनाने वाली बात है कि मैंने आपको हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करा दिया, बहुत बड़ा एहसान किया क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। ठीक इस भारत में आज पेपर लीक हुआ है, लेकिन आज ही केवल पेपर लीक हुआ, लेकिन आज ही केवल पेपर लीक हुआ, यह बात मैं कह रहा हूं। ये पेपर लीक कई वर्षों से हो रहा है, और सिर्फ नीट एग्जाम का नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग हर राज्य का सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है। आप पीछे चलेंगे तो हर बोर्ड का एग्जाम का पेपर लीक होता है, 10th का भी पेपर लीक होता है, 12th का भी पेपर लीक होता है, बाहर कॉपी भी लिखी जाती है। ये बुरा हाल हमारे देश का है, और प्रतिभावान बच्चों को गला घोंटा जाता है। प्रतिभावान को बर्बरी की तरह महाभारत में भीम के पोता घटोत्कच का बेटा भीमसेन जी का पोता बर्बरी की तरह प्रतिभावान छात्रों को गला काट करके पेड़ पर टांग देते हैं, और जब पता चलता है तो वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस का नारा वो छात्र लगाने के लिए जाते हैं जिनके साथ गद्दारी हुआ है। वही परेशानी उठाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और स्लोगन देते हैं वी वांट जस्टिस। जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, नेवर। आपके साथ घटनाएं घट गई, वही घटना आपका जस्टिस है। बात को ध्यान से समझिए। आज नीट अगर होता भी है तो हमारा समय बर्बाद हो गया, सेशन पीछे चला जाएगा, और बच्चों को, गार्जियन को दोबारा सेंटर पर आने जाने में कितनी परेशानी होगी और खर्चा बढ़ेगा। एक कौन देगा?
इसीलिए री एग्जाम भी होता है, री नीट भी होता है, तो आपके साथ अन्याय ही हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। दुनिया का कोई भी अदालत आपको जस्टिस नहीं दे सकता, न्याय नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपके साथ घटनाएं घट गई है। इस सिस्टम में ऐसा होता क्यों है? और हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं कि आपको कोर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, नौबत ही नहीं आए। आप न्याय की भीख मांगते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, ये स्लोगन लगाते हैं। नेवर, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पीठ पर खंजर घोंप दिया गया है, आपके पीठ पर चाकू मार दी गई है। मलहम पट्टी लगाने से इलाज नहीं होता मेरे दोस्तों। दाग आपके पीठ पर रहेगा, वो दाग नहीं मिट सकता है। भारत की ऐसी व्यवस्था ही क्यों? हम इस व्यवस्था को चेंज ही करना चाहते हैं। प्रतिभावान छात्र हैं, मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, और इसके बाद अगर नाकामयाबी आती है और सफेद चेहरे वाले बड़े बड़े नेता के नाक के नीचे अगर ये घटनाएं घटती है, तो हम इन नेताओं को चुनते क्यों हैं? जो नेता हमारे साथ गद्दारी करे, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम आमलसी का होता है दिल्ली में, इस 7 तारीख को, रविवार को हम भाग लिए। हम अपना फोटो कुछ मित्रों के पास भेजे, प्रार्थना वाला कोई किसी बच्चे से हम खिंचवा लिए थे। वो कह रहा है मित्र कि आप संघ परिवार में सिर्फ शामिल हुए हैं, प्रार्थना में सिर्फ शामिल हुए हैं, आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कोई आप संघ परिवार के बहुत बड़े दायित्ववान कार्यकर्ता नहीं है। सीतामढ़ी का ही एक आदमी मुझे पोस्ट किया, कमेंट किया कि आपको संघ परिवार में क्या दायित्व है, ये बताइए। आप दिल्ली प्रांत के कोई पदाधिकारी हैं या राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक हैं, ये तो बताइए। मैंने छोटी सी लहजों में जवाब देते हुए उन्हें कहा कि मातृभूमि की प्रार्थना में शामिल होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही सौभाग्य मुझे मिला है। तुम मातृभूमि की प्रार्थना भी नहीं करते हो, गलत भी प्रार्थना नहीं करते हो, प्रार्थना करने नहीं आता है तो तुम प्रार्थना के लाइन में भी खड़े नहीं होते हो। मातृभूमि की प्रार्थना के लाइन में खड़ा होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट इन माई लाइफ। मुझे डीएम, सीएम और पीएम बनने का कोई शौक नहीं, और ये डीएम, सीएम, पीएम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मैंने जवाब दिया। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, उसका नंबर कहां है पता नहीं है, दूसरे मोबाइल में है, अभी तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये तर्क कि आप बड़े पद पर चले गए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नहीं। सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपकी भावनाएं, आपकी भावना, फीलिंग
क्या आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक लोटा पानी लेकर जाएंगे आपको पिलाने के लिए, तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं पानी पिलाने के लिए। लेकिन एक सड़क पर चलता हुआ गरीब अगर आपको एक लोटा पानी बुरे वक्त पर, जिस समय आप प्यासे हैं, अगर बुरे वक्त पर वो पानी दे देता है, दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी पानी पिलाने आए तो वह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बात भावनाओं की होनी चाहिए। आज पूरे भारत में इस भावनाओं को समझने वाले सफेद पोश जो नेता है वो कितने हैं? या पब्लिक ही है तो कितने पब्लिक है? चुनाव के वक्त पब्लिक जनता जो है ना जाति, धर्म और पैसे पर बिक जाती है और बाद में चिल्लाते हैं वी वांट जस्टिस। कभी नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि घटनाएं नहीं घटे, घटना से पहले हम अलर्ट हो जाएं। और जब आप कोर्ट के दरवाजे पर न्याय की भीख मांगने के लिए जाते हैं कि वी वांट जस्टिस, तो कोर्ट से कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। क्या आपके पीठ पर जो खंजर घोंपा गया, तो कोर्ट कितना भी कोशिश कर ले, आपके पीठ पर जो खंजर चाकू मारा गया उसका दाग नहीं मिट सकता है। और जब आपके पीठ का दाग नहीं मिट सकता तो न्याय आपको कभी नहीं मिलेगा, नेवर। चाहे आप करोड़ों की भीड़ में वी वांट जस्टिस का नारा लगाइए, कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, सिस्टम ऐसा हो कि पेपर लीक नहीं हो, सिस्टम ऐसा हो कि हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं हो, सिस्टम ऐसा बने कि हमारे देश में कोई गलत काम न करे, सिस्टम ऐसा हो कि हमारे देश से घोटाला, स्कैम, भ्रष्टाचार हो ही नहीं। क्या हमारे देश की जितनी भी एजेंसी है ये काम करने में सक्षम है? एक ग्राम पंचायत से लेकर आप राष्ट्रीय स्तर तक की बात कीजिए, सब जगह घोटाला है, घोटाला। सब जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बदबू आती है ऐसे सिस्टम से, और ये घोटाला करने वाले, पेपर लीक करने वाले, ये भ्रष्टाचार करने वाले कोई मजदूर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, कोई किसान नहीं है। किसी किसान और किसी मजदूर की इतनी पहुंच नहीं कि पेपर लीक करवा सके। पेपर कहां छपती है, कैसे सेंटर तक जाती है, हर जगह जगह पर आदमी बैठा हुआ है। इसके बावजूद वो घोटाला करने वाला, वो स्कैम करने वाला और वो पेपर लीक करने वाला कैसे बाजी मार लेता है। कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। तो इस सिस्टम को कैसे बदला जाएगा कि आपको वी वांट जस्टिस का नारा ही नहीं लगाना पड़े? देखिए भारत कितना मजबूत बनता है। एक साल के अंदर अंदर में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सुंदर और ताकतवर राष्ट्र बनाया जा सकता है। अगर
ग्राम पंचायत से लेकर और संसद भवन तक सभी ईमानदार बन जाएं। ग्राम पंचायत से लेकर और संसद भवन तक सभी ईमानदार बन जाएं, तो 1 साल के अंदर अंदर में भारत दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बन जाएगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनने से, डेवलप्ड कंट्री बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन ग्राम पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और जो आवाज उठाते हैं उनको सर कलम करवा दिए जाते हैं। आज सीतामढ़ी में गांव गांव तक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा यानी मैं जितनी बातें लोगों के बीच में मैंने कहा और जितनी मेहनत मैंने किया, 13 महीना तक हम गांव गांव घूमते रहे। हम घूमते रहे गांव में, अपनी प्रतिभा बिखेरते रहे। सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए हम कदम बढ़ाते रहे। गांव गांव तक मैं ऊंची आवाज में भाषण देता रहा और कुछ दलाल ऑफिस में बैठकर, एसी वाले ऑफिस में बैठकर ये योजना बनाता रहा कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को वही हाल करो, यानी मैदान यानी चुनाव में उतरने ही नहीं दो, जंग में उतरने ही नहीं दो, युद्ध भूमि में उतरने ही नहीं दो। उसी तरीके से जैसे कृष्ण भगवान ने भीम के पोता बर्बरी को युद्ध भूमि में उतरने ही नहीं दिया और छल से गर्दन मांगकर गर्दन को पैर पर लटकवा दिया। पैर पर लटका बर्बरी का गर्दन, और वहीं से वह महाभारत के सारा दृश्य देख रहे थे। और वही घटना हमारे साथ हुई। नहीं तो जितना मेहनत मैंने सीतामढ़ी में किया था, सीतामढ़ी की जमीन, सीतामढ़ी की मिट्टी, सीतामढ़ी की कण कण से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की आवाज आती है कि एक कदावर बंदा, एक वीर परमवीर योद्धा सीतामढ़ी की जमीन पर उतरा और सीतामढ़ी को बदलने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन कुछ दलाल, कुछ जासूस, मेरा दोस्त ही मेरे साथ गद्दारी किया और हमारी हर गतिविधि को वह विरोधी उम्मीदवार को सूचना देता कि सुरेंद्र सिंह आज कहां से फॉर्म खरीदा है, नॉमिनेशन फॉर्म कब लिया और किस वकील से नॉमिनेशन फॉर्म भरवा रहा है। ये सारी बात की सूचना वह मेरा दोस्त, जिस पर मैं भरोसा करता कि ये गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन मेरा दोस्त ही गद्दारी किया और सारी सूचनाएं विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को दिया। और विरोधी पार्टी के उम्मीदवार पैसे वाला था और खबर आजकल मिल रही है कि 1 करोड़ रुपया में डील हुआ है। 1 करोड़ रुपया में डील हुआ है और ये पैसा 3 जगह बांटा गया है। एक वकील को मिला है, 40 लाख रुपया वकील को दिया गया है जो मेरा फॉर्म भरा, और बाकी 2 दलाल जो मेरा जासूसी कर रहा था उसको 30-30 लाख रुपया मिला है। और इस तरीके से हमारा नॉमिनेशन फॉर्म गलत भरा गया। और बार बार हम कहते कि मुझे एक दिन पहले फॉर्म दीजिए, हम चेक करेंगे, लेकिन वकील टाल मटोल करता रहा और नॉमिनेशन से 1 घंटा पहले वह मुझे फॉर्म दिया कि आप लीजिए
और जाइए नॉमिनेशन दीजिए, डीएम ऑफिस में जाइए। मुझे चेक करने का मौका नहीं मिला। इतना हम बिजी थे, इतने लोग मिलने आ रहे थे, इतने लोग फोन कर रहे थे, हम लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे। नॉमिनेशन से 4 रोज पहले तो रात में 12 बजे 1 बजे रात्रि को लोग मिलने के लिए आते, हम सो नहीं पाते थे। इतनी काफी जनाधार रहा मेरा। कई गांव के लोग खाना नहीं खाए, कई गांव के लोग आज भी इंतजार करते हैं कि वो सुरेंद्र जो आएगा ना तो मैं उसे मारूंगा, क्योंकि नॉमिनेशन क्यों रद्द करवाया, पीटूंगा। उसकी उम्मीद थी कि ये युवा नेता है, युवा जोशीला बंदा है, ये हमारे लिए काम करेगा। लोगों का उम्मीद, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास टूटा है। और ये 2 गद्दार मेरा दोस्त हमें बर्बाद करके रख दिया। प्रतिभावान था, हमारी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ हुआ है। नहीं तो एक गरीब मजदूर का बेटा जिसके पास गांव में 6 धुर घरारी है, उस पर घर भी नहीं है और लोकसभा का उम्मीदवार बनकर सीतामढ़ी में उतर रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारी गिनती वीरों और महावीरों की सभाओं में होनी चाहिए। हमारी गिनती परमवीर योद्धाओं में होनी चाहिए। मैं बारूद के ढेर पर बैठ करके विद्या अध्ययन किया है और चिमनी भट्टी ईंटा में काम करके तब हमने पढ़ाई की है। गरीब मजदूर का बेटा था, आज भी हूं। और पान सिर बंद करने के लिए हम दूसरे के खेतों में जाते थे और हमारी कभी सपना यह नहीं रहा कि हम मास्टर की नौकरी करें। यहां तक कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग के फॉर्म को फाड़ करके फेंक दिया करते थे। पटना में हमारी एक गर्लफ्रेंड थी, एक दिन बिहार लोक सेवा आयोग का फॉर्म लेकर के आई मेरे पास और बोली कि मम्मी पापा बोले हैं कि ये फॉर्म भर दीजिए और आप नौकरी कीजिएगा तो हमारे पापा मम्मी खुश हो जाएंगे और शादी करेंगे। मैंने उस लड़की को तमेचा से मारा था, अंदाज लगाइए, गाल पर तमेचा से मारा था और कुर्सी से उठे तमतमा करके उसके हाथ से मैंने फॉर्म लिया और 4 टुकड़ी कर दिया बिहार लोक सेवा आयोग के फॉर्म को। और हमने फेंकते हुए कहा कि तुम भी मुझे बीड़ी सिगरेट का आदमी समझती हो। बीड़ी सिगरेट मतलब बीडीओ सीओ, यानी बीडीओ साहब और सीओ साहब को हम बीड़ी सिगरेट कहते थे कि बीड़ी सिगरेट का फॉर्म मैं नहीं भरता। ऐसे प्रतिभावान था। हमारी आवाज आज संसद भवन में गूंजती और सीतामढ़ी के विकास के लिए आज हमारी आवाज संसद भवन में गूंजती। सीतामढ़ी को डुबा दिया गद्दार 2 दोस्तों ने, जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया। ऐसे गद्दार लोग आज भी मेरे पास फोन करते हैं, कहते हैं कि सुरेंद्र जी दिल्ली में आप कहां हैं, किस जगह पर आते हैं। क्या पता कि वो साला फिर जासूसी करता हो, क्योंकि बात अब मैं बोलना शुरू कर दिया है कि मेरे मित्रों ने ही मेरे साथ गद्दारी किया। अब खबर आ रही है कि वो मित्र हमारी हत्या करवाना चाहता है। क्या हत्या, मर्डर करवाना चाहता है उसी विरोधी खेमे के नेता के द्वारा। एक बहुत बड़ा
अन्याय हुआ है सीतामढ़ी के साथ। और वही दोनों दोस्त कह रहा है क्या, नॉमिनेशन रद्द होने के बाद मिलने गया, फोन पर कहता है अब विधानसभा की तैयारी कीजिए। अरे चूतिए, मैं विधानसभा के लायक आदमी हूं, तुम हमें विधानसभा का चुनाव लड़ाकर विधायक बनाना चाहता है। मैं लोकसभा चुनाव जीत कर भी खुश नहीं हूं। हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव जीतना नहीं था, हमारा लक्ष्य था कि राजनेता मैं बनूंगा। चुनाव में जीत मिले या हार मिले उसे मतलब नहीं, चुनाव लड़ने के लिए मेरे शरीर का खून अंगराई ले रहा था। वो दोस्त गद्दार मिला। क्या कहें मेरे मित्रों, आज इस सिस्टम को बदलने के लिए फिर कदम बढ़ा रहा हूं। आप लोग मेरे साथ आए। धन्यवाद, नमस्कार।